नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अक्सर उस पर खुरदुरे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा होता है। हालांकि चीनी सामानों के बहिष्कार के चलते भारतीय मार्केट से अब चीन की पकड़ कमजोर होती जा रही है, लेकिन पहले ऐसा इतना ज्यादा देखने को मिलता था कि कुछ सालों में तो मेड इन चाइना को लेकर मजाक भी बनने लगे थे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर चीज चीन में क्यों बनती है? सैकड़ों डॉलर्स का फायदा कमाने वाला चीन कुछ तो ऐसा कर रहा था जिससे उसके प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतने सालों तक उसे मुनाफा देता रहा। लेकिन अब लगता है कि चीन की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को देखते हुए भारत भी मेड इन इंडिया के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत भी चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या हमारा इंडिया भी अब बन जाएगा अगला चीन? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सैकड़ों वर्षों तक भारत पृथ्वी पर सबसे अमीर देशों में एक था, जो ग्लोबल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा था। और फिर इंडिया में आए ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने भारत के रॉ मटेरियल्स को अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेचना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो ऐसा करके अंग्रेजों ने आज के मायने में इंडिया से कुछ 45 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया ने अपनी सरकार बनाई। वहीं चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। दोनों देश वेस्टर्न देशों के साथ व्यापार करने से खतरा रहे थे, तो दोनों ने खुद का उत्पादन बनाकर खुद ही के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। इंडिया और चाइना के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं रही, पर ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी में सुधार आ गया, जिसके बाद से देश ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से पहचाने जाने लगे। 60 के दशक के अंत में उनके पास सस्ते लेबर से औद्योगिक जानकारी थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी को खुले हाथों से अपनाया। बाजार में बिकने वाले जितने भी खिलौने और कपड़े थे, इन सब का प्रोडक्शन एशियन टाइगर देशों में होने लगा। मार्केट में एशियन टाइगर का दबदबा देखकर चीन भी छोटे छोटे कदम बढ़ाकर सिंगापुर से अच्छे उत्पाद की तकनीक सीखने लगा और वही तकनीक अपने देश की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में अपनाने लगा। 1978 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता देंग शियाओपिंग ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में स्थापित करने की अनुमति देते हुए ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। ओपन डोर पॉलिसी में चीन का सबसे बड़ा फायदा था कि उनके पास बहुत ही कम कुशल कार्यबल था, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मजदूरों से भर सकता था। चीन के अंदर विदेशी पूंजी कमाने की भूख भी ज्यादा थी, तो विदेशी पूंजी, विदेशी ज्ञान और विदेशी निवेश में चीन की दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी। और जब इन सब का सही दिशा में उपयोग किया गया तो दुनिया ने चीन में वैश्विक विनिर्माण में एक बड़ा बदलाव देखा। अब सस्ते सामान, खिलौने, कपड़े आदि चीजों में चीन ने भी बाजारों में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी के बाद से 80 और 90 के दशक में चीन ने हर साल लगभग 10% की वृद्धि की। 1991 में भारत ने भी खुद को स्थापित करने के लिए ग्लोबल कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। हालांकि आमतौर पर भारत एक इंपोर्ट देश के रूप में नहीं देखा जाता है, पर भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ चीन और वियतनाम के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अच्छी रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत वास्तव में बनाता है और एक्सपोर्ट करता है? चीन और अन्य ईस्ट एशियन टाइगर देशों द्वारा बनाए गए खिलौनों और वस्त्रों जैसे छोटे मोटे निर्माण के बजाय भारत ने स्पेसिफिक तौर पर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग सामान पर ध्यान दिया है। इसने छोटे अपेक्षाकृत अंग्रेजी बोलने वाले सुशिक्षित अल्पसंख्यक के लिए नौकरियां और अवसर पैदा किए हैं। लेकिन जो पहले पीछे रह गए थे, उन्हें आज टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी स्थिति को सुधारने का एक और मौका मिला है, क्योंकि अब कई मोबाइल ऐप की मदद से भारतीय व्यापारी लाखों रिटेलर्स तक पहुंच पा रहे हैं, जो 1.3 बिलियन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन उत्पादों को बेचने वाले किराना स्टोर सब बेहतर खरीदारी तेजी से कर पा रहे हैं और बिना संघर्ष के क्रेडिट भी समय पर प्राप्त कर रहे हैं। एक और आर्थिक वृद्धि इलेक्ट्रिक कारों से लेकर टेक्सटाइल तक हर चीज को बनाने के लिए निर्माताओं को सरकारी सब्सिडी के रूप में आ रहा है। लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बेहतर बना सकती है भारत की बढ़ती आबादी, जो आने वाले दशकों में चीन से भी अधिक हो जाएगी। अगर अब भारत अपने आर्थिक विकास की दिशा में सावधानी से काम करता है तो अगले दशक में 500 मिलियन भारतीय मिडिल इनकम ग्रुप में प्रवेश कर लेंगे, जो दुनिया में कहीं भी मध्यम वर्ग में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। जैसे जैसे भारत में मध्यम वर्ग बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्य शक्ति भी बढ़ेगी। तो भारत के पास निश्चित रूप से दुनिया को बताने के लिए कहानी है कि वो उस अंतर को भरने के लिए तैयार है जो चीन पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत विदेशी निवेश के लिए लगभग खुला है, लेकिन वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारत को चुनने के अभी भी कई नुकसान थे, क्योंकि समस्या तब भारत के कर के स्तर पर थी, जो विदेश से आने वाले सामान पर लगता है। दरअसल भारत सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ कई कर विवादों से गुजर रहा था।
आयकर विवाद, आय शुल्क विवाद और जीएसटी विवाद, जो भारत में निवेश करने के रास्ते में चुनौती बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चीन से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी निर्भरता घटाकर दूसरे देशों में विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने सुनहरे मौके का फायदा उठाकर उन सभी विवादों को खत्म कर दिया है जो टैक्स लगाने को लेकर चले आ रहे थे। भारत को निवेश के लिए बेहतर ठिकाना बनाने को लेकर अब पहले की तुलना में नियम कानून भी आसान बना दिए गए हैं, जो भारत के लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकेंगे। भारत द्वारा एक और चूका अवसर इसकी बेरोजगार महिला आबादी है। भारत की महिलाओं की व्यापार में भागीदारी दुनिया में सबसे कम है। हालांकि भारत सरकार ने व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी ने कई स्टेट एंड फेडरल टैक्स को सिर्फ एक टैक्स में तब्दील कर दिया है। अब भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन की अनुमति देना बंद कर दिया है। लेकिन भारत को और भी आगे जाना होगा अगर उसे अपने सबसे बड़े कंपेटिटर चीन को चुनौती देनी है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक मोदी का मेक इन इंडिया अभियान कुछ ही राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों के एक चुनिंदा समूह को ही लाभ दे पा रहा था। ज्यादा टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाएं मेक इन इंडिया को सिर्फ मेक फॉर इंडिया तक ही सीमित कर पाया, जबकि ये समय दुनिया के लिए चीजें बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। उदाहरण के तौर पर भारत मानव बाल का बड़ा एक्सपोर्टर है। मंदिरों में बालों की बलि देने की भारत की परंपरा और अलग अलग घरों से बाल बचाने और इकट्ठा करने की प्रथा का मतलब है कि मानव बाल का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अधिकांश बाल विग, पुतलों और अन्य उत्पादों को दुनिया भर के विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन बालों का निर्यात करने से पहले कंपनियों को मूल्य बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसमें इंपोर्टेड उत्पादों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जब कंपनियां और अच्छे बाल बनाना चाहती हैं तो उन्हें केराटिन जेल जैसे उत्पादों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। एक तरह का प्रोटीन जेल जो इटली या चीन में बनाया जाता है, जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। जब इस तरह के इंपोर्ट चलन में आते हैं तो छोटी फर्मों के विकास के लिए प्रक्रिया चैलेंजिंग हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि चीन या इटली से उत्पादों का इंपोर्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन अब तक इन इंपोर्ट चुनौतियों के अलावा इंपोर्ट टैक्सेस को आमतौर पर अधिक रखा जाता है। हालांकि पहले भारत की सरकार स्थानीय बिक्री बढ़ाना चाहती है, लेकिन भारत में बाल उद्योग अभी तक इतना विकसित नहीं है। इसलिए भारत की बाल बनाने वाली कंपनियों के लिए इंपोर्ट एक बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर उठाए गए बड़े कदम मेक इन इंडिया अभियान के बीच आने वाली रुकावटों को कम करेगी। अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है, लेकिन हर बार जब ये विषय आता है तो भारत तब भी अगला चीनी होता है। लेकिन जिस तरह से चीन सस्ते श्रम का फायदा उठाता आ रहा था, अब वो मौका भी उसके हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसे में भारत का अन्य देशों की कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलना लाभदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है, लेकिन क्या भारत के छोटे छोटे कदम देश को बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे? क्या वाकई भारत बन पाएगा नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।